जय हिंद साथियों, अगर आप क्लास 12th इंग्लिश का एग्ज़ाम इसी सीज़न में देने वाले हो और क्वेश्चन आंसर आपके समझ में नहीं आ रहा है कि भाई कौन से क्वेश्चन आंसर हम याद करें, क्योंकि क्वेश्चन आंसर बहुत ज़्यादा हैं आपके इंग्लिश में। तो देखो, क्वेश्चन आंसर दो ही सेक्शन से पूछे जाते हैं आप लोग के क्लास 12th में। एक होता है प्रोज और एक होता है सप्लीमेंट्री पोर्सन। तो प्रोज वाला हम ऑलरेडी आप लोग को कवर करा चुके हैं। जिन लोगों ने नहीं देखा है उसका लिंक आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, या फिर अगर नहीं दे पाए तो आप लोग यार कमेंट करके हमको याद दिला दीजिएगा, वरना आप लोग मेरी प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो जाकर। वहाँ पर हम आपको ऑलरेडी हमने चैप्टर वाइज वीडियो अपलोडेड हैं। तो आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो में हम लोग बात करेंगे सप्लीमेंट्री के जो 5 चैप्टर होते हैं आप लोग के स्टार्टिंग के, उसमें से कौन से क्वेश्चन आप लोग को ज़्यादा पढ़ने चाहिए और कौन से ज़्यादा आने के चांसेस हैं। क्योंकि यहाँ आप देख रहे हो लिखा हुआ है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट मीन्स यहाँ पर मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन भी रहने वाला है, जो कि हमने नहीं लिखा है। यानी जो हम आज आपको क्वेश्चन बताएंगे ये कम से कम एक क्वेश्चन कम से कम 3-3 4-4 बार पूछा गया है, तभी हमने आप लोग के लिए लिखा है। क्योंकि जो पुराने बच्चे हैं वो जान रहे हैं मेरे चैनल पर आप लोगों को केवल वही चीज़ पढ़ाई जा रही है जो पिछले 3 से 4 सालों में रिपीटेड हुई है ना, क्योंकि उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं आपके एग्जाम में आने के। यहाँ पर देखिए, पहला मेरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज सैम्स ओल्ड बिजनेस, वाई कैन नॉट ही गो बैक टू इट। यानी कि व्हाट इज सैम ओल्ड बिजनेस, यानी कि जो सैम थे उनका पुराना बिजनेस यानी पुराना जो व्यवसाय था वो क्या था, और वाई कैन नॉट ही गो बैक टू इट, और वो वापस उस धंधे में क्यों नहीं जाना चाहते थे। तो इसका आंसर देखिए भैया, पूरा हिंदी ट्रांसलेशन के साथ आप लोग को समझाएंगे ताकि आप लोग रटो ना, समझ के जाओ और एग्जाम में पूरा भैया करके आ जाओ। ठीक है, तो आंसर क्या है, सैम्स ओल्ड बिजनेस इज डैट ऑफ साइकेट्रिक। ठीक, यानी जो सैम थे उनका ओल्ड जो बिजनेस था यानी पुराना धंधा था, उनका जो पुराना बिजनेस था वो था साइकेट्रिस्ट का, है ना। ये क्या होता है भैया, ये होते हैं मनोचिकित्सक, यानी कि जो काउंसलर होते हैं हमारे। अगर आप मानसिक टेंशन में हो, तनाव में हो, तो आप लोग को डॉक्टर बोलता है काउंसलर के पास जाइए, यानी मनोचिकित्सक के पास जाओ, तो उसी को हम लोग बोलते हैं साइकेट्रिस्ट। ठीक है, तो बट नाउ ही इज़ एन गेल्सबर्ग ऑफ 1894। उनका जो पुराना व्यवसाय था वो था साइकेट्रिस्ट का, बट नाउ ही इज़ इन गेल्सबर्ग ऑफ 1894। लेकिन वो इस समय 1894 से गेल्सबर्ग में रह रहे थे। क्लियर। इट इज़ अ पीरियड, मतलब यह वह समय है, व्हेन पीपल आर फ्री फ्रॉम ऑल वरीज। व्हेन पीपल यानी जब लोग फ्री फ्रॉम ऑल वरीज, सारी चिंताओं से मुक्त रहते थे। देयर इज़ नो नीड ऑफ एनी साइकेट्रिस्ट, भाई जब टेंशन नहीं होगी तो मनोचिकित्सक की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। जैसे आजकल हमारा जीवन हो गया है, हर चीज़ का टेंशन होता है। बच्चों को, जो स्टूडेंट होते हैं उनको एग्ज़ाम का टेंशन, और जो बड़े लोग होते हैं उनको जॉब का टेंशन, मतलब टेंशन परमानेंट है अपने जीवन में इस टाइम। तो बहुत से लोगों को 8-8 10-10 साल के बच्चों को ज़रूरत पड़ रही है भैया मनोचिकित्सक की, क्योंकि उनका दिमाग गेम खेल के ख़राब हो गया है, किसी का जॉब ढूंढ के ख़राब हो गया है, और अपनी अलग अलग टेंशनों से आदमी तनाव में रहता है। तो इस समय ज़रूरत बहुत ज़्यादा है साइकेट्रिस्ट की और मनोचिकित्सक की। यानी कि जो मनोचिकित्सक हैं उनका उस टाइम, यानी याद करो भैया 1894, सोचो, कल्पना करो आप लोग उस टाइम कितना जीवन सुखी रहता होगा, कितना आराम से सब सादगी से रहते होंगे। तो काहे की टेंशन और किस चीज़ का तनाव। तो उस समय इन लोग की ज़्यादा जो स्कोप था वो नहीं था। देयर इज़ नो नीड ऑफ एनी साइकेट्रिस्ट, यानी कि उस समय मनोचिकित्सक की कोई भी आवश्यकता नहीं थी। द सैम कैन नॉट गो बैक टू हिज ओल्ड बिजनेस, और यही कारण था कि जो भैया सैम थे वो अपने पुराने व्यवसाय में वापस नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि वो जानते थे कि वहाँ पर अगर हम जाएंगे अपने पुराने व्यवसाय पे तो हम बिल्कुल खाली बैठेंगे, कोई भी स्कोप नहीं है, ना ही कोई मेरे पास पेशेंट आएगा। क्लियर है। तो कुछ इस तरह से आपका पहला क्वेश्चन फिनिश हुआ। अब देखेंगे हम लोग सेकेंड क्वेश्चन, वाई डज द थर्ड लेवल रेफर टू, यानी थर्ड लेवल किस चीज़ का संकेत कर रहा है। तो द थर्ड लेवल इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ चार्लेस इमेजिनेशन। जो थर्ड लेवल प्रोडक्ट था वो चार्लेस की कल्पना थी। ही फाइंड इट अ प्लेस वेयर ही कैन स्केप फ्रॉम द मॉडर्न वर्ल्ड ऑफ इनसिक्योरिटी एंड फेयर। यानी जो चार्लेस थे उनकी एक कल्पना थी, और ही फाइंड इट अ प्लेस, और वो ऐसी जगह की तलाश कर रहे थे कल्पना में अपनी, मतलब सोचते सोचते इस ऐसी चीज़ की वो कल्पना उन्होंने कर डाली, वेयर ही कैन स्केप फ्रॉम द मॉडर्न वर्ल्ड, जहाँ वो इस आधुनिक दुनिया से, इस मॉडर्न दुनिया से अपना जा सकें, और वहाँ पर केवल वो अकेले हों, दूर दूर तक कोई ना हो, और शांति के साथ, बिना इनसिक्योरिटी के, बिना फियर के यानी डर के वो रह सकें। यानी एक ऐसा संसार आप लोगों ने भी कभी ना कभी ऐसी कल्पना जरूर करी होगी कि भाई इस दुनिया से अगर हर कोई गायब हो जाए एकदम से तो हमारी जीवन कितना सुखी हो जाएगा। ना किसी चीज़ का डर रहेगा हमको, और ना ही हमें इनसिक्योरिटी फील होगी, हम लोग कंफर्टेबली आराम से रह पाएंगे।
कभी ना कभी आपके मन में ख्याल जरूर आया होगा। तो वही वैसे ही भैया चार्ल्स के मन में भी ख्याल आया और वो इमेजिनेशन यानी कल्पना करने लगे एक ऐसी जगह की, एक ऐसी दुनिया की जहाँ पर वो इस मॉडर्न वर्ल्ड यानी आधुनिक संसार से दूर जा सकें। समझ में आ गया दोनों क्वेश्चन। चलिए इसी तरह से हम लोग देखेंगे अपना तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है भैया कि वाई वॉज टाइगर हंटिंग बैन इन प्रतिबंधपुरम, यानी वाई वॉज टाइगर हंटिंग बैन, यानी कि जो टाइगर थे उनका यानी चीते जो थे उस समय उनका शिकार करना क्यों बंद कर दिया गया, क्यों बैन लगा दिया गया उस पर प्रतिबंधपुरम में, है ना। प्रतिबंधपुरम एक नगर था, आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा होगा द टाइगर किंग वाला, तो उसमें ये होगा कि जो टाइगर थे उनकी हंटिंग पर बैन लगा दिया गया था। क्यों लगाया गया था, किसके द्वारा लगाया गया था, आपको रीज़न इस आंसर में पता चलेगा। तो द महाराज वॉज टोल्ड वाई द एस्ट्रोलॉजर्स, यानी जो महाराज थे वहाँ के जो राजा थे उनको टोल्ड मतलब बताया गया था, एस्ट्रोलॉजर्स यानी ज्योतिषियों के द्वारा, यानी जो भविष्यवाणी करते हैं उनके द्वारा, कि डैट अ टाइगर वुड कॉज हिज डेथ, यानी उनकी मौत का कारण एक टाइगर बनेगा, यानी जो महाराज थे वहाँ के उनकी जो डेथ होगी उसका कारण टाइगर यानी चीता बनेगा। सो ही डिसाइडेड टू हंट ऑल टाइगर्स, तो तभी से उन्होंने ये निश्चय कर लिया मन में अपने कि हमें यहाँ के सारे टाइगर्स को ख़त्म कर देना है ना। कहावत सुनी है, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, यानी जब टाइगर्स ही नहीं रहेंगे भैया तो हमें अपनी जान का खतरा किससे होगा। फॉर दिस रीज़न टाइगर हंटिंग वॉज बैन टू ऑल, यानी यही कारण था कि जो महाराज थे उन्होंने टाइगरों के जो हंटिंग होती थी उस समय जो शिकार होता था उस पर बैन लगा दिया था। अब आप लोग सोच रहे होगे कि यार जब टाइगर का शिकार लोग करते थे तो राजा ने उस पर बैन क्यों लगा दिया, ये तो और बढ़िया चीज़ थी, क्योंकि लोग अगर टाइगर को मार देते तो राजा को मेहनत भी ना करनी पड़ती और टाइगर भी मर जाते। बट राजा को भाई किसी के ऊपर बिलीव नहीं था, किसी के ऊपर उनको विश्वास नहीं था, क्योंकि उन्होंने सारे टाइगरों की गिनती करा रखी थी अपने जो उनका राज्य था, और वो उसे यहाँ पे लिखा है ना कि हंटिंग वॉज बैन टू ऑल एक्सेप्ट हिम, यानी कि राजा को छोड़ करके कोई भी टाइगर को नहीं मारेगा। महाराज वो खुद चाहते थे कि हम अपने हाथों से एक एक टाइगर को मारें ताकि उनको ये बिलीव हो सके कि अब कोई भी टाइगर हमारे प्रतिबंधपुरम में जीवित नहीं है। द महाराज हिमसेल्फ वॉन्टेड टू हंट ऑल द टाइगर्स, यानी कि वो खुद अपने आप से सारे टाइगर्स को मारना चाहते थे, क्योंकि भाई अपने हाथ से मारेंगे तो गिनती उनको रहेगी कि हमने आज कितने मारे और हमें अभी कितने मारने हैं। ऐसे कोई भी आया मार के चला गया तो उनको ऐसे उसका डाटा उनके पास नहीं रह पाता। तो यही कारण था कि उन्होंने टाइगर हंटिंग पर बैन लगा दिया था प्रतिबंधपुरम में। क्लियर हो गया 3 क्वेश्चन। चलिए फोर्थ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं भैया, इसी से संबंधित है वो भी। वॉट प्रिडिक्शन वॉज मेड बाय द एस्ट्रोलॉजर अबाउट द टाइगर किंग, यानी जो टाइगर किंग थे उनके बारे में प्रिडिक्शन यानी कि क्या आगे की भविष्यवाणी करी थी एस्ट्रोलॉजर्स ने, तो वो इसमें देखो बताया गया है। एट द टाइगर्स बर्थ, यानी कि ये जब ये टाइगर पैदा हुए थे, जो टाइगर किंग थे ये जब पैदा हुए थे, तो रॉयल एस्ट्रोलॉजर्स यानी कि जो शाही ज्योतिष थे उस समय जो भविष्यवाणी करते थे, शाही यानी राज जो दरबार में बैठे होते हैं, प्रेडिक्ट डैट ही वुड ग्रो अप एज अ ग्रेट वॉरियर। ठीक, यानी कि उन्होंने भविष्यवाणी करी थी कि जो बच्चा पैदा हुआ है, यानी जो टाइगर किंग उस समय छोटे थे उनके बारे में बोले थे कि ये जो बच्चा हुआ है ये ग्रो अप एज अ ग्रेट वॉरियर, यानी ये आपके राज्य को बहुत आगे तक ले जाएगा एज ए हीरो एंड चैम्पियन, एक हीरो और एक चैम्पियन की तरह। बट दे आल्सो प्रेडिक्ट हीज डेथ बाई टाइगर, लेकिन उन्होंने एक चीज़ बताई थी कि भाई इसकी मौत का कारण एक टाइगर बनेगा, टाइगर से इनको बहुत ही सतर्क रहने की आवश्यकता है। तो ये बात जब राजा को पता चली भाई बड़े होके, तो भी उन्होंने जो बैन लगा दिया था प्रतिबंधपुरम में कि हमारे अलावा अब टाइगर को कोई छू भी नहीं पाएगा। समझ में आ गया पूरा किस्सा, पूरा सीन क्या था। चलिए अब हम लोग इस चैप्टर को क्विट करते हैं, बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, यानी जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा और उसका हमारा पहला क्वेश्चन है, हाउ डिड द ऑथर रीच अंटार्कटिका, यानी जो ऑथर थी इस चैप्टर की वो अंटार्कटिका कैसे पहुंची। तो भाई जो भी ऑथर रही हुई इस चैप्टर की, अब आप लोग को कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसकी ऑथर कौन थी। तो चलिए हम लोग फिलहाल आंसर देख लेते हैं। आंसर ये पूछ रहा है कि हाउ डिड ऑथर रीच अंटार्कटिका, यानी जो ऑथर थी वो अंटार्कटिका कैसे पहुंची। तो भाई चलिए देख लेते हैं। द ऑथर ट्रैवल टू अंटार्कटिका ऑन अ रशियन रिसर्च वेसल। इसका मीन्स क्या है, रशियन रिसर्च वेसल यानी रूस का एक शोधपोत जहाज। शोधपोत यानी कि समुद्र में एक ऐसा जहाज वो लोग रखते हैं जिस पर कि शोध करा जा सकता है, समुद्र की कई गतिविधियों पे नज़र रखी जा सकती है।
उसी को यहाँ बोला गया है रशियन रिसर्च वेसल, ठीक, जिसका नाम था एकेडमिक सोकलस्की, ठीक, ये नाम था उस पोत का। तो सी ट्रेवल्ड ओवर 100 आवर्स, यानी जो ऑथर थी वो 100 घंटे की कठिन यात्रा करके इन अ कॉम्बिनेशन, यानी इसमें शामिल हैं ऑफ अ कार, एरोप्लेन एंड अ शिप, यानी कि अपने घर से चली, कार से एयरपोर्ट पहुंची, एयरपोर्ट से एरोप्लेन की सहायता से आई भाई जहाँ पे उतरी हूँ, फिर वहाँ से कार समुद्र किनारे पहुंची, फिर वहाँ से एक छोटी शिप की सहायता से वो इस रशियन रिसर्च वेसल पर पहुंची। तो टोटल ऑल अबाउट अगर घंटे गिने जाएँ तो टोटल इनको 100 घंटे का समय लगा इस रशियन रिसर्च वेसल तक पहुँचने में, जो कि कहाँ खड़ा हुआ था, अंटार्कटिका में ये खड़ा हुआ था। समझ में आ गया पूरा कैसे ये पहुंची और कितने घंटे की इनको यात्रा लगी। तो भाई हो सकता है ये आप लोग से एमसीक्यू में पूछ ले कि इनको कितने घंटे की यात्रा करके ये पहुंची। हालांकि इंग्लिश में एमसीक्यू अब नहीं आते हैं, ठीक है, तो उसमें आप लोग परेशान मत होइएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है भैया कि वाई इज़ द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीजिंग, यानी जो एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर है वो क्यों इंक्रीज हो रहा है, क्यों बढ़ रहा है। तो द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर इज़ इंक्रीजिंग, यानी एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है बिकॉज, यानी क्योंकि ऑफ डिप्लेशन इन द ओजोन लेयर, ओजोन की परत क्षय होने के कारण, क्षय मीन्स 6 नहीं, क्षय मतलब उनकी हानि होने के कारण, यानी ओजोन परत को नुकसान पहुंचने के कारण, है ना, विच इफेक्ट द एक्टिविटीज़ ऑफ साइटोप्लैंक्टन, यानी जो साइटोप्लैंक्टन था इसकी एक्टिविटीज़ के कारण इफेक्ट पड़ रहा था हमारे एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर की जो ओजोन लेयर है इसके ऊपर, ठीक है, विच इन टर्न अफेक्ट द ग्लोबल कार्बन साइकिल, यही जो साइटोप्लैंक्टन था इसी के कारण ये हमारे इफेक्ट डाल रहा था ग्लोबल कार्बन साइकिल पर, जिसकी वजह से ओजोन लेयर पर नुकसान हो रहा था और इस ओजोन लेयर की वजह से हमारा ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा था। समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं हम लोग उसके बाद। हु वॉज हना, हाउ डिड सदाओ मैरी हर, यानी हना कौन थी और वाई डिड सदाओ मैरी हर, और सदाओ ने उससे शादी कैसे की। तो हना वॉज सदाओज वाइफ, यानी कि हना जो थी वो सदाओस की वाइफ थी। ही फर्स्ट मेट हर इन अमेरिका, यानी उनकी पहली मुलाकात अमेरिका में हुई थी। एट अ प्रोफेसर्स हाउस, एक प्रोफेसर थे उनके हाउस पर, यानी उनके घर पर। दे फेल इन लव, वे एक दूसरे के प्यार में डूब गए। सदाओ टोल्ड हिज फादर अबाउट हना, सदाओ जो थे उन्होंने अपने पिता को हना के बारे में बताया। देन देयर मैरिज वॉज अरेंज्ड इन द ओल्ड जापानीज वे, उसके बाद उनके जो पिता थे उन्होंने सदाओ और हना की शादी करवा दी ओल्ड जापानीज वे, यानी पुराने जापानी रीति रिवाज से। हना वॉज रियली अ डिवोटेड वाइफ, डिवोटेड मीन्स होता है समर्पित, यानी जो हना थी वो एक अच्छी और डिवोटेड यानी समर्पित वाइफ थी सदाओ के लिए, ठीक है। तो चलो भैया इनकी तो शादी हो गई। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट वाज द चीफ कंसर्न ऑफ सदाओस फादर, है ना, यानी कि जो सदाओस के फादर थे वो अपने बेटे यानी सदाओ को लेकर के क्या चाहते थे। तो द चीफ कंसर्न ऑफ सदाओस फादर वाज, यानी कि जो उनकी मेन चिंता थी, जो मेन उनका फोकस था वो था सदाओस की एजुकेशन, यानी सदाओ की पढ़ाई पर। फॉर दिस वेरी पर्पज़ ही सेंट, और इसी कारण उन्होंने इसी उद्देश्य से ही सेंट सदाओस टू अमेरिका, सदाओ को अमेरिका भेजा था। टू लर्न सर्जरी एंड मेडिसिन, सर्जरी कैसे करी जाती है और दवाइयों की नॉलेज के बारे में। बट सदाओस तो भैया बिल्कुल बिगड़ा निकला, इसने वहाँ पर जाके हना से शादी कर ली, अपनी लैंग्वेज में बोला जाए तो, है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भैया कि व्हाई डिड मैसेंजर कम टू डॉक्टर सदाओ। व्हाई डिड मैसेंजर, यानी जो संदेश वाहक था, जो मैसेज लेकर के आया था, वो डॉक्टर सदाओ के पास क्यों आया था, ये आपको बताना है। तो ही केम टू डॉक्टर सदाओ, भैया डॉक्टर सदाओ देखो नाम आ गया, यानी डॉक्टर बन गया सदाओ, देखो पढ़ाई लिखाई करके बढ़िया डॉक्टर बन गया, तो इसीलिए इनका नाम क्या गया, डॉक्टर लग गया। ही केम टू डॉक्टर सदाओ बिकॉज, वह डॉक्टर सदाओ के पास आया था क्योंकि डॉक्टर सदाओ वॉज टू कम टू द प्लेस, यानी डॉक्टर सदाओ को एक प्लेस में जाना था। द ओल्ड जनरल वॉज इन पेन अगेन, यानी कि जो बूढ़े व्यक्ति था उसको दोबारा से दर्द हो रहा था, जिसका इन्होंने एक बार दवाई या इलाज किया था। द ओल्ड जनरल हैड एन अटैक, यानी जो बूढ़ा आदमी था, बूढ़ा पेशेंट था, उसको एक अटैक आया था। डॉक्टर सदाओ कुड बी नीडेड फॉर ऑपरेशन, यानी जो बूढ़ा व्यक्ति था उसको हार्ट अटैक समझ लो या किसी भी चीज़ का अटैक समझ लो, पैनिक अटैक, वो उनको आया हुआ था। अब डॉक्टर सदाओ को कुड बी नीडेड फॉर ऑपरेशन, जिसमें कि डॉक्टर सदाओ को ऑपरेशन तक करने की नौबत आ सकती थी, इसीलिए मैसेंजर डॉक्टर सदाओ के पास आया था उनको ये चीज़
बताने। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा हाउ वॉज डेरी इम्प्रेस्ड बाई लैम्ब, यानी जो डेरी था वो इम्प्रेस्ड कैसे हुआ लैम्ब से। तो ये लैम्ब कौन थे, चलिए अब इस क्वेश्चन में हम लोग पढ़ेंगे इसका आंसर, तभी हमें समझ में आएगा कि ये डेरी और लैम्ब कौन थे। तो द फॉलोइंग क्वालिटीज़ ऑफ मिस्टर लैम्ब अट्रैक्ट डेरी टूवर्ड्स, यानी जो लैम्ब थे उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ थी, उनके अंदर कुछ क्वालिटियाँ थी जिससे कि जो डेरी था वो उनकी ओर आकर्षित हो गया, यानी उनके नेचर से। तो फर्स्ट यानी पहला, ही इंस्पायर्स, यानी वह प्रेरित हुआ डेरी टू फेस द वर्ल्ड। डेरी टू फेस द वर्ल्ड यानी जो लैम्ब थे उन्होंने डेरी को सिखाया कि संसार के आप लोग कैसे फेस कर सकते हो, यानी जो संसार है, ये दुनिया है, अगर ये आपके ऊपर आरोप लगा रही है या फिर आपको उल्टा बोल रही है तो आप लोग उसको फेस कैसे कर सकते हो, यानी जीने का तरीका उनको सिखाया। सेकेंड और दूसरा, ही एडवाइज डेरी टू स्टॉप क्राइंग, यानी उन्होंने डेरी को ये एडवाइस भी दी कि स्टॉप क्राइंग, यानी कि रोना बंद करो, ऑन व्हाट पीपल से अबाउट हीज फेस, यानी तुम्हारे चेहरे के बारे में जो भी लोग कह के हंसते हैं। यानी कि जो डेरी था भाई उसका चेहरा थोड़ा सा जला हुआ था, आप लोगों ने को चैप्टर पढ़ा है तो आपको पता होगा, यानी डेरी का चेहरा थोड़ा जला हुआ था तो वो रोने लगता था, अगर उसके चेहरे पे कोई आके कह दे या कमेंट कर दे तो वो रोने लगता था। तो वही लैम्ब ने इनको सिखाया कि अगर आपके चेहरे के बारे में कोई बोल के कुछ कह रहा है तो आपको उसको इग्नोर करना है, और रोना तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जितना आप किसी के सामने रोगे ये संसार आपको उतना ज़्यादा प्रताड़ित करेगा और कमज़ोर भी समझेगा, ठीक है। एंड थर्ड यानी तीसरा जो था उसको इंस्पायर हुआ वो था, ही इज़ ऑलवेज चीयरफुल एंड ट्राइज टू कंफर्ट अदर्स, यानी जो डेरी था वो लैम्ब से तीसरे कारण ये था आकर्षित होने का क्योंकि जो लैम्ब थे वो हमेशा से चीयरफुल रहते थे, यानी हमेशा खुश रहते थे, एंड ट्राइज टू कंफर्ट अदर, और ये हमेशा कोशिश करा करते थे कि कैसे दूसरे लोगों को सहायता पहुंचाई जाए और उनके जीवन जीने के तरीके में बदलाव किया जाए। तो ये तीन मेन कारण थे जिसकी वजह से भैया हमारे डेरी वो आकर्षित हो गए थे लैम्ब की तरफ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, हु इज़ मिस्टर लैम्ब, मिस्टर लैम्ब कौन थे, हाउ डज डेरी गेट इनटू हिज गार्डन, और डेरी उनको गार्डन में कैसे मिला। चलिए हम लोग पढ़ते हैं, मिस्टर लैम्ब इज़ एन ओल्ड मैन, यहाँ पर जो मिस्टर लैम्ब थे वो एक बूढ़े व्यक्ति थे, ही लिव्स इन अ बिग हाउस अलोन, और एक बड़े से बंगले में वो अकेले रहते थे। डेरी इंटर्स हिज गार्डन, डेरी ने उनके जो गार्डन था उनका जहाँ पेड़ लगे हुए थे खूब सारे, वहाँ पर वो इंटर करा, यानी आया, कैसे आया, बाई क्लिम्बिंग ओवर द बॉल, यानी जो दीवार थी उनके गार्डन से सटी हुई उस पर चढ़ के अंदर फांद के वो आया था इनके गार्डन में। डेरी लाइक्स द प्लेस एंड थिंक, डेरी को ये जगह काफ़ी पसंद आई, एंड थिंक उसने सोचा कि डैट देयर इज़ नो बॉडी इनसाइड इट, ठीक, डैट देयर इज़ नो बॉडी इनसाइड इट, यानी कि इसके अंदर तो कोई भी नहीं है, ही वॉन्ट टू सिट देयर, यानी जब उसने ये सोचा कि इसके अंदर कोई नहीं रहता है तो उसके मन में ख्याल आया कि क्यों ना यहाँ पर बैठ के थोड़ा सा टाइम पास किया जाए। तो आपने पूरी कहानी पढ़ी होगी कि वो बैठा ही था, तब तक मिस्टर लैम्ब आ गए, फिर दोनों में बातचीत हुई, फिर वो उनसे इंस्पायर हुआ। तो ये थे 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन पूरी इंग्लिश के जो आपका सेक्शन सप्लीमेंट्री वाला है उस भाग के। तो अगर आपको प्रोस का पढ़ना है और सप्लीमेंट्री दोनों के पढ़ने हैं तो इसका भी हम आप लोग को प्लेलिस्ट में डाल देंगे, प्ले लिस्ट में आप लोग जाके देख लीजिएगा। बाकी आपको प्रोस के अगर क्वेश्चन आंसर पढ़ने हैं चैप्टर वाइज चैप्टर तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज के इस इंपॉर्टेंट और प्यारी सी वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।